हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? दोनों ही केस में आप मुझे बता सकते हो। और हमारा पिछला वीडियो अगर आपने देख लिया हो, मेरा पिछला वीडियो, तो वो हमने जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके ऊपर एक ही वीडियो बनाया, उससे पहले हमने सॉलिड्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियोस देखते जाए। जो वीडियो पहले अपलोड हुआ वो पहले चेक करना, ताकि आप जो भी वीडियो करंट वीडियो देख रहे हो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और सब कुछ देखने के बाद भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड उसको रिजॉल्व कर सकूँ। एंड चलो ठीक है, फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो बेसिक टर्म्स थी उनको डिफाइन करा था, और मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझा सकूं। तो आप उसको प्लीज़ पहले चेक करना। हमने बेसिकली प्रेशर और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करी है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या फॉर्मूलाज है डेंसिटी और प्रेशर दोनों के लिए, ठीक है। तो उसमें कई प्रॉब्लम आती है, मुझे बताना कमेंट्स में। और आज हम लोग उसकी नेक्स्ट जो मेन हमारा चैप्टर है उसकी टॉपिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने प्रेशर को एक फॉर्मूले से डिफाइन करा, विच इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। अब उसके अलावा प्रेशर के कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग लिक्विड के अंदर डेराइव कर सकते हैं वो हमें निकालना है, बिकॉज हम लोग बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो हम लोग लिक्विड के केसेस में जो बात करेंगे ना, उसके लिए जो फॉर्मूलाज डेराइव होंगे उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज जो ये फॉर्मूला होता है ना, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज़ वेरी जनरल। ये आप सॉलिड में भी अप्लाई करते हो, लिक्विड में भी अप्लाई करते हो, गैसेस में भी अप्लाई कर सकते हो। बट हम लोग पर्टिकुलरली लिक्विड्स या फ्लूइड्स की बात करें कि लिक्विड और गैस में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग मास की या फोर्स की इतनी बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। जब भी लिक्विड की बात आती है ना, डेंसिटी आएगा ही आएगा। डेंसिटी, वॉल्यूम, इन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग क्या करने वाले, जो वो प्रेशर का फॉर्मूला है ना उसको डिराइव करने वाले हैं। डेंसिटी की टर्म में कैसे क्या क्या कंडीशंस रहेगी वो सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर वही है फ्लूइड्स। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रेशर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ लॉस पे आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक कंटेनर, कि हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर कोई सा भी लिक्विड भरा हुआ है। इन जनरल हम लोग लेके चलते हैं इट इज वाटर। अब हमें क्या, यहाँ पे हमारे पास आप ले लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट भी मान लो। ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसके ऊपर ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ए, और ये जो सरफेस है ना ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। अब देखो, हमें निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे प्रेशर कितना लगने वाला है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं पिछले सारे चैप्टर्स के अंदर, कि हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे तो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर नहीं निकाल सकते। हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड एट वन पोजीशन विच इज सेंटर ऑफ मास। उस सेंटर ऑफ मास पे हमें क्या निकालना है, हमारा प्रेशर निकालना है। तो इसीलिए हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ताकि हमारे लिए लिखना थोड़ा सा इजी रहे कि कोई ऑब्जेक्ट ही समझ लो, वो इस पॉइंट पे सेंटर्ड है और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना। लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए और सरफेस पे कोई पॉइंट हो गया पॉइंट बी। दिस इज क्लियर, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। तो हम ले लेते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल पाइप जैसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे है पॉइंट बी और यहाँ पे है पॉइंट ए। दिस इज क्लियर। हमने एज्यूम करा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं, हमने एज्यूम करा है कि लेट्स से दिस इज अ सिलेंड्रिकल पाइप जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, जो भी लिक्विड हमारा है वो लिक्विड है। और फॉर एग्जाम्पल इस लिक्विड की डेंसिटी हमने ले ली रो। यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट ए है। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट बी पर, यानी बी पे प्रेशर निकालना है कि कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, आप फोर्सेस कैलकुलेट कर लो कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला कि ये जो लिक्विड है इसका, ये सिलेंड्रिकल पाइप जैसा लिया है ना हमने, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया है, तो इसका अपना वेट होगा विच इज mg होगा। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेशर की बात करें हम लोग, प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, यही होगा ना, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू F अपॉन A। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और इन जनरल हम लोग फोर्सेस डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे
फोर्स प्रेशर की डायरेक्शन बताओ, देखो इस पे इधर की साइड लगेगा, इस पे इधर की साइड लगेगा, तो वही हम लोग फोर्स की डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बी, बिकॉज पॉइंट्स अलग है, पी बी इंटू एरिया, और हमने सिलेंडर लिया है और क्रॉस सेक्शनल, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते, कंप्लीट बॉडी का, कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया नहीं लेते, क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे जिस सरफेस पे प्रेशर या फोर्स लग रहा है ना, सिर्फ उसी सरफेस की एरिया की हम लोग बात करते हैं। तो सिलेंडर है तो दोनों सरफेस का एरिया तो सेम ही रहने वाला है, तो इसको ले लिया पी बी ए, और इसको आप ले लो पी ए इंटू ए और बी सिर्फ पॉइंट्स डिनोट करें कि ए पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर और ये बी पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। कोई भी कंटेनर लिया है जिसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर हम लोग किसी हाइट पे, ये कोई हाइट है, ठीक है, ये हम लोग हाइट ले लेते हैं, हाइट h, स्मॉल h ले लो, कैपिटल H ले लो, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। तो हमने इस हाइट पे, ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर की लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट पे, डेप्थ पे, वहाँ पे उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। हमने इस सिचुएशन को एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल सिचुएशन के अंदर एज्यूम कर लिया। हमने ले लिया कि ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उस पर हमें प्रेशर निकाला, और इसकी हाइट वही होगी जो हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज स्मॉल h। फोर्स इस पे ऐसे डायरेक्शन होगी, इस पे ऐसे डायरेक्शन होगी, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग जो बहुत पहले से करते आ रहे वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि फोर्सेस को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देखो mg और इस फोर्स की डायरेक्शन सेम है, और ये p भी अलग से लग रहा था, जो दोनों सेम है उनको सेम डायरेक्शन में ले लो, तो हम लोग लिख सकते हैं pa इंटू a प्लस mg इक्वल्स टू दिस फोर्स विच इज pb इंटू b। यही होगा ना, ये ऐसे है, mg भी ऐसे है, और ये ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों का सम इक्वल्स टू दिस, यही चीज़ होने वाली है। हमने यहाँ पे लिख दी। चलो अब क्या करना है, अब सबसे पहले देखो मास, हम लोग लिक्विड की बात करेंगे ना, तो मेनली हम लोग यहाँ पे मास की बात करेंगे नहीं, हमें डेंसिटी की टर्म में सारी चीज़ें चाहिए, तो हमें इस मास को भी डेंसिटी की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं रो से डिनोट कर रही हूँ, जो भी लिक्विड की हम लोग बात करें ना उस लिक्विड की डेंसिटी, ओके। तो मास क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यही चीज़ होने वाली है, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नाउ सी, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस हूँ, सिलेंड्रिकल कंटेनर को लेके चल रही हूँ ना, तो मुझे इसके वॉल्यूम की बात करनी है। एंड वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू जो भी लेंथ होगी, जिसकी हम लोग सिलेंडर की बात करें तो उसकी लेंथ। हमारे पास सिलेंडर का जो सरफेस होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर, यानी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया, एंड एल यानी लेंथ, यहाँ पे लेंथ हमारे क्या हाइट का काम कर रही है। एंड दिस पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। इसका मतलब हम लोग v को क्या लिख सकते हैं, a, ये हमने अभी बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a इंटू लेंथ, और लेंथ हमारा यहाँ पे हाइट है, तो हो जाएगा a h। तो बेसिकली हमारे पास जो m है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी रो a h। दिस इज आर मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड एरिया एंड हाइट। ये चीज़ क्लियर है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो वी हैव प्रेशर एट a मल्टीप्लाई बाय a प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो a h g इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी ये चीज़ गलत हो गई, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, ओके। अब आप देखो एरिया सब में कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो, पीछे बचेगा पी ए प्लस रो एच जी इक्वल्स टू पी बी। ये आ गया हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट पी, और हमें प्रेशर एट पॉइंट बी निकालना था, हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो एच जी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमने लिख दी। अब आप देखो, अब जो मेन चीज़ आती है ना, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट ए, और हमारा जो पॉइंट ए था ना वो कंटेनर के सरफेस पे था, और सरफेस पे जो प्रेशर ऊपर की वजह से लग रहा है ना, मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे इस सरफेस पे मुझे प्रेशर निकालना है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो यहाँ पे प्रेशर किसी की वजह से लगेगा, ऊपर तो लिक्विड नहीं है ना, लिक्विड का सरफेस है ये, इसके नीचे लिक्विड है, इसके ऊपर लिक्विड नहीं है, तो इस पे ऊपर की डायरेक्शन में जो प्रेशर या जो फोर्स लगेगा ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि एटमॉस्फेयर जो होता है ना, उसकी वजह से भी किसी सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे ही
ही वो प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो PA है ना, ये हमारा क्या है, सरफेस वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो है। तो वी कैन राइट PB इक्वल्स टू P0, हम लोग इसको लिख देते हैं P0, या फिर PA लिख दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस ρGH। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि अगर हमें किसी डेप्थ पे, किसी भी कंटेनर में किसी डेप्थ पे, किसी हाइट पे हमें प्रेशर निकालना है ना, तो वो हाइट पे प्रेशर होगा, कितना होगा, उसके सरफेस पे प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH। दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे कहीं जगह, काफ़ी जगह हमारे पास काम आने वाला है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन कि किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द कंटेनर एट एनी हाइट और डेप्थ द प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस ρGH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने PA लेके चला, इसके अंदर आप एक और केस कर सकते हो कि अगर आपको ये लिक्विड लेना और लिक्विड के अंदर ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे किसी हाइट पे लगाना है ना, तो आप ये दोनों पॉइंट ले लो, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, वो सेम ही चीज़ है। फिर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल बाद में आएगा, उस चीज़ में हम लोग नहीं चाहते, वो इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि इस फॉर्मूले से क्या चीज़ें हमें पता पड़ रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया ना, वो आया है P। मैं इन जनरल P ले लेती हूँ कि किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, किसी हाइट पे, किसी डेप्थ पे हमको प्रेशर P निकालना है, विच इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρGH। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। चलो बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब आप देखो, यहाँ पे हमने निकाला है किसी पॉइंट A पे, पॉइंट B पे अपना प्रेशर। अब अगर मैं इसको ये लिखूँ ना, P माइनस PA इक्वल्स टू ρGH, जो प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं ना दो पॉइंट के बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो भी हमारा पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है, ये जो डिफरेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है ना, प्रेशर डिफरेंस, दिस इज गेज प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है ρGH। सिंपली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय द हाइट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज आवर गेज प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस। एक सिंपल सी टर्म में अगर गेज प्रेशर पूछे तो आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रेशर पूछा है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड करके ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो, इस फॉर्मूले से जो हमें एक चीज़ पता पड़ रही है ना, वो ये पता पड़ रही है कि इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में मास वाली टर्म कहीं पे आई है, कि जो भी कंटेनर हम लोग बात कर रहे हैं, हमने सिलेंड्रिकल एज्यूम करके कराना, तो क्या उसका मास कहीं आया, नहीं आया। तो इसका मतलब कंटेनर का मास कितना भी हो, उसका डायमेंशन कैसा भी हो, उसका शेप कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन shape or size of the container, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब कंटेनर चाहे कैसा भी हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, उसका शेप कैसा, उसका साइज कैसा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, विच इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यही रहने वाला है। दूसरी चीज़ रो, आप जिस लिक्विड में ले रहे हो ना, आपने वाटर लिया है, मर्क्यूरी लिया है, कोई सा भी लिक्विड लिया, उसकी डेंसिटी मैटर करती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, रो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज ऑल्सो फिक्स्ड, उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होना है, और हाइट, जिस हाइट पे हम लोग बात करें ना कि हाइट कितनी है, वो मैटर करेगी। उसके अलावा उसका कंटेनर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, बेसिकली उसके डायमेंशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ हमें चाहिए वो ये तीन चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि ये कंटेनर के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज़ ए जनरल फॉर्मूला, लेकिन हम लोग बेसिकली मेनली जब हम लोग फ्लूइड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिक्विड के केसेस में हम लोग डेंसिटी को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हम लोग इसके आगे, ये हो गया। अब हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं।
यहाँ से हमारा मेन टॉपिक, वैसे तो प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर भी टॉपिक है, लेकिन ये मेन जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आते हैं, वो सबसे पहले आएगा पास्कल्स लॉ। पास्कल का लॉ क्या कहता है? पास्कल का लॉ, सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसके काफ़ी सारे स्टेटमेंट है, लेकिन जो मुझे इजी लगता है वो मैं लिख देती हूँ। इफ pressure is applied to an enclosed fluid, then it will be transmitted to each and every point of the fluid without any change in pressure। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही इजी सा, सिंपल सा है कि अगर हम लोग किसी लिक्विड को, देखो यहाँ तक हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो हाइड्रोस्टेटिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोस्टेट्स, या स्टेटिक्स का लिख दो, हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स का मतलब है ऐसे लिक्विड जो स्टेबल है, जो रेस्ट पे, हम लोग उसकी बात करें। आगे जाके हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स भी बात करेंगे, जहाँ पे लिक्विड रेस्ट पे नहीं है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि किसी भी क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर लिक्विड है, जो फ्लूइड हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं ना वो एनक्लोज्ड है, पैक है, उसके अंदर अगर कोई प्रेशर लगा रहा है या प्रेशर है ना, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे पॉइंट्स पे, इंक्लूडिंग द वॉल। जो भी कंटेनर की वॉल होगी ना उसको भी प्रेशर जाएगा, जो लिक्विड के सारे पॉइंट्स है यानी ईच पार्टिकल है उन सब पे भी प्रेशर जाएगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें किसी टाइप का लॉस नहीं होता है। कोई भी जो प्रेशर जितना दिया है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। दिस इज द स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं है इस स्टेटमेंट में, लैंग्वेज जैसे लग रही है, सिंपल सा है। अगर किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड को प्रेशर दिया है तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे के सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स पे, इंक्लूडिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि कंटेनर की वॉल्स को भी जाएगा, जहाँ पे वो प्रेशर पुल कर रहा है उसको भी, और उसके साथ साथ में जो भी लिक्विड फ्लूइड है उनके सारे पार्टिकल्स को भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल। दिस इज पास्कल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग एक लाइन में और बोल सकते हैं, वन लिक्विड वन लेवल वन प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम लोग एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, हमने एक ही लिक्विड लिया है, ठीक है, यही लिक्विड है, ये दोनों ले लिया, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, पहले इजी वे में समझते। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड है, यहाँ तक भरा हुआ है, कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी ले लो रो। तो यहाँ पे एक ही लेवल पे हमने मान लो ये लेवल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ही लेवल पे सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है। वन लिक्विड यानी एक ही लिक्विड है, वन लेवल, एक ही लेवल की बात करें, वन प्रेशर यानी सेम प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल ऑफ द सेम लिक्विड। ठीक है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा, वन लिक्विड वन लेवल वन प्रेशर। यही पास्कल का लॉ है कि इसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया तो सारे के सारे पॉइंट्स पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर सेम प्रेशर रहने वाला है। दिस इज आवर पास्कल्स लॉ। ठीक है, एक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारा जो प्रेशर रहता है किसी पॉइंट पे विच इज़ P0 प्लस रो जी एच। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, वैसे तो आप लोग को समझ में आ गई, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी ना उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। इसका मतलब जो ये जो पॉइंट है ना, जितना ज़्यादा लिक्विड में नीचे की साइड होगा उतनी ये हाइट बढ़ेगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी ये टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और ये तो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब ओवरऑल प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब जितने ज़्यादा हम लोग हाइट पे जा रहे हैं, जितना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं ना, उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ने वाली है, हमारा प्रेशर बढ़ने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हमने तीन चीज़ें निकाली थी। सबसे पहले तो हमने निकाला कि जो कंटेनर का शेप है उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, साइज शेप ऑफ द कंटेनर। सेकेंड चीज़, इंक्रीजेज विद द हाइट, प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट। फिर हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा, पास्कल्स के लॉ के हमने ये पढ़ा कि अगर प्रेशर दे रहे हैं किसी भी एनक्लोज फ्लूइड को तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंक्लूडिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
एंड हमने ये समझा है 1 लिक्विड 1 लेवल 1 प्रेशर। अब हम लोग इसकी आगे बात करते हैं। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ तब तक। ठीक है, फिर इसके अंदर पास्कल लॉ के अंदर ही एक चीज आती है विच इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वो क्या बोलता है, हमने ये बोला ना अभी अभी कि जो प्रेशर होता है वो उसके कंटेनर के शेप पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। यही एक पैराडॉक्स है। उसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टाइप के कंटेनर है। एक ले लो ऐसा, दिस इज आवर कंटेनर ए, दिस इज आवर कंटेनर बी, दिस इज आवर कंटेनर सी। अब देखो हमारे पास 3 कंटेनर है, तीनों का शेप अलग है और हमने अभी अभी जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कंटेनर का शेप चाहे कैसा ही उसमें प्रेशर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेम लेवल पे है तीनों के तीनों पॉइंट। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट पे ही प्रेशर क्या होना चाहिए, शेप प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, ये चीज़ भी कॉमन है कि तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो लिक्विड्स है वो इसके बेस पे सेम प्रेशर लगाने चाहिए। इसका बेस है और इसका बेस एरिया हमने तीनों में क्या लिया है, सेम लिया है। ये बेस एरिया क्या सेम है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तीनों में सेम है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये पैराडॉक्स ये बोलता है कि ये जो लिक्विड है ना, इसमें जितना लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जितना लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जितना लिक्विड भरा हुआ है, वो इस बेस एरिया पे सेम प्रेशर लगा रही है। पी 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 सी पी बी पी ए, और ये तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो हमने स्टेटमेंट में बोल दिया कि भाई तीनों सेम है, लेकिन पैराडॉक्स ये बोलता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विड मतलब ठीक है नॉर्मल लिक्विड है, लेकिन आप इन दोनों को इससे कंपेयर करो तो इसमें जो लिक्विड है वो ज़्यादा आपको दिख रहा है कुछ इस शेप में, तो इसमें लिक्विड ज़्यादा आएगा। चाहे हम लोग सेम हाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम हाइट पे इस पर थोड़ा कम होगा, इसमें बीच का होगा, इसमें लिक्विड सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। जब लिक्विड के अमाउंट में डिफरेंस है, ठीक है, लिक्विड का अमाउंट अलग अलग है, इसमें अलग है, लिक्विड का अमाउंट इसमें अलग है, इसमें अलग है। जब लिक्विड का अमाउंट अलग अलग है तो वो बेस पे सेम प्रेशर कैसे लगा सकती है, ये हमारा पैराडॉक्स है। और लेकिन ये पैराडॉक्स है, लेकिन हमें पता है कि प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें एक कंडीशन आती है कि बेस एरिया सेम होना चाहिए तीनों का। ऐसा नहीं कि तीनों कंटेनर के शेप अलग अलग है, बेस एरिया किसी का ज़्यादा है किसी का बड़ा है, नहीं, तब प्रेशर चेंज होगा। बिकॉज हमको पता है कि जो प्रेशर होता है दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर ये एरिया ही अलग अलग होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जो बेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लिक्विड ज़्यादा है फिर भी सेम प्रेशर लगाएगी। इसको समझने के लिए एक चीज़ और हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हमने बोला ना ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड पे जो वॉल्स है वो भी तो कुछ प्रेशर लगाती है ना। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लगाएगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा और ये नेट होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस लिक्विड के प्रेशर में या इसके फोर्स में कोई भी पार्ट नहीं ले रहा है, खाली और खाली इसका कौन सा, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए वॉल का प्रेशर इतना काउंट नहीं होगा। इसके अंदर हम लोग बात नहीं करते, फिर हम लोग इसके अंदर बात करो। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका नेट कंपोनेंट है, सेम चीज़ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये नेट कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐड होंगे ना। इसका मतलब अगर इसमें लिक्विड ज़्यादा है ना तो वॉल्स भी तो उस लिक्विड का कुछ वेट उठा रही है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। हम लोग यहाँ पे बात करें फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? mg, ठीक है। मास, यहाँ पे हम लोग मास की भी बात करें तो इस लिक्विड का, अगर इसमें लिक्विड ज़्यादा है तो कुछ इसका बेस एरिया कवर कर रहा है, तो कुछ पार्ट यहाँ पे इसकी वॉल्स भी तो उसका वेट उठा रही है। इसी की वजह से प्रेशर यहाँ पे सेम होने वाला। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं बेसिकली इसको और इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे वॉल्स भी वेट उठा रही हो और यहाँ पे वॉल्स इतना वेट नहीं उठा रही, बिकॉज ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट पार्ट ले नहीं रहा है, तो यहाँ पे वॉल्स का इतना रोल नहीं होगा। छोटा थोड़ा सा कुछ होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर वॉल्स का रोल ज़्यादा है। वॉल्स भी उस लिक्विड का कुछ वेट उठा रही है। इसी की वजह से ये दोनों के दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो थोड़ा सा वॉल ले लेगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर पूरा लिक्विड ले रहा है तो बात तो सेम ही है ना। हमें एट द एंड जो प्रेशर है वो क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। तो बेसिकली ये पैराडॉक्स बोलता है कि चाहे लिक्विड का शेप कैसा भी हो, अगर बेस एरिया सेम है ना तो सेम लेवल पे वहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। उसको हमने इस फॉर्मूला से भी समझ लिया कि बेस एरिया सेम है, और यहाँ से भी समझ लिया कि अगर कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है ना तो जितना लिक्विड ज़्यादा है ना उतना वो वॉल भी तो सॉरी वो वॉल भी तो उस लिक्विड के वेट को उठा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ पैराडॉक्स से रिलेटेड बात। अब अगर मैं पास्कल लॉ की बात करूँ ना तो पास्कल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी होती है कि आप उसको रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हो। तो उसी का सबसे बड़े एग्जांपल होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक जो मशीन्स होती है ना वो। तो हम लोग मेनली बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड की, फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि ऐसी मशीन्स जो फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको समझने के लिए देखो इसका कुछ थ्योरी वगैरह में हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही फेमस है, आपकी बुक्स में भी दे रखा है, ठीक है। सेम लेवल पे है दोनों, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। सेम ही लिक्विड है, जो लिक्विड इधर है वो लिक्विड ही इधर है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और इस पिस्टन को ऊपर खड़ा है एक कोई पर्सन जो इसको प्रेस कर रहा है नीचे की साइड। और यहाँ पे हमने क्या रखी है? गाड़ी रखी है। गाड़ी के शेप में मत जाना, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या रखी है? गाड़ी रखी है। इसको थोड़ा इसके लेवल पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी कार है यहाँ पे। तो अब आप देखो इसका वेट और उस गाड़ी के वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आदमी का वेट कितना ही हो जाएगा? 50 kg, 60 kg, 70 kg। और गाड़ी का वेट होगा 200-300 किलो। तो अब देखो कि यहाँ से वो इस पिस्टन को पुश कर रहा है, वहाँ से क्या वो गाड़ी ऊपर होगी? देखो आप सोचने जाओ तो नहीं होगी यार। आदमी का वेट तो 60 kg, 70 kg ले लो और गाड़ी का वेट है 200 kg, 300 kg। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान खाली उस पे पिस्टन पे खड़ा रह के इस गाड़ी को ऊपर कर सके? कैसे पॉसिबल है? ये एक हाइड्रोलिक मशीन है कि जो आप एक ह्यूमन हेल्प लेके जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना उनको अपलिफ्ट कर सके, लिफ्ट करने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे हमारा काम करेगा पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ क्या बोलता है? एक ही लिक्विड है, एक ही लेवल है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। एक ही लिक्विड है, एक ही लेवल है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। इसका मतलब अगर मैं मानूँ यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2, तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों सेम प्रेशर है। अब देखो इस चीज़ को प्रूफ कैसे करना है? प्रेशर का फॉर्मूला कैसा है? फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इस आदमी की वजह से, mg। तो ये फोर्स F1 ले लेते हैं। यहाँ पे एरिया अलग है A1, यहाँ पे एरिया लग रहा है A2। अब देखो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? हमने यहाँ पे लिखा है ना P1 इक्वल्स टू P2, ये तो फॉर्मूला है हमारा। हमने प्रूव कर दिया कि एक ही लेवल है, एक ही लिक्विड है, तो वहाँ पे प्रेशर सेम रहने वाला है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है कि सेम प्रेशर लगा के हम लोग उसको कैसे ऊपर कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप चीज़ देखो, ये हमने लिख दिया F1/A1 और F2/A2। अब आप देखो, बात करो
एरिया की। एरिया की बात करो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये वाला एरिया हम लोग काउंट करते हैं जहाँ पे फोर्स लग रहा है, बेस एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया काम करते हैं, ये A1 है और ये जो एरिया है ना वो कितना A2, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने एरिया में डिफरेंस रखा है। यहाँ पे एरिया थोड़ा सा नैरोर साइज में, थोड़ा सा कम एरिया, और यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर एरिया, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये A1 जो है वो कम है। तो बेसिकली वी कैन से कि हम लोग लिख देते F1/F2 इक्वल्स टू A1/A2, यही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A1/A2 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखो, हमें पता है कि A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ये चीज़ हमें क्लियर है। वो A2 है, ये A1 है, तो A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ना A1/A2, मतलब A1/A2 इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू 1 से काफ़ी कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं F1/F2 और इसकी वैल्यू कितनी थी A1/A2, और A1/A2 की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। तो हम लोग इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं। इस रिलेशन को आगे ओपन करो तो हमारे पास आएगा F1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन F2। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसका मतलब कि ये जो F1 फोर्स है ना वो F2 से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है बिकॉज इसका एरिया बहुत छोटा है, और यहाँ पे फोर्स इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसी की वजह से तो ये ऊपर जा रहा है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे देखो दोनों ही साइड में ये जो फोर्स है ना, हम लोग ने सबसे पहले सोचा कि कैसे एक आदमी कितनी बड़ी गाड़ी को ऊपर उठा सकता है सिर्फ और सिर्फ उस पिस्टन पे खड़ा रह के। तो यहाँ पे हमने पास्कल का लॉ यूज़ किया है कि चाहे इसका मास कम है लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ना वो बहुत छोटा है, उस छोटे एरिया की वजह से जो वो फोर्स लगा रहा है ना वो बहुत ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली दिस फोर्स, और ये फोर्स इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो वो ऊपर भी इजीली चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया, पास्कल का लॉ यूज़ कर दिया, और इसको यूज़ करके हम लोग काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों लेवल पे क्या रहने वाला है, प्रेशर सेम रहने वाला है। प्रेशर सेम रखना है हमें। हमारे पास कंडीशन देखो P1/P2 इट इज़ गिवन कि प्रेशर हमारे पास बहुत दोनों इस लेवल पे सेम रहने वाला है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है F/A इक्वल्स टू F/A, दिस इज A1, दिस इज A2। अगर हमें इन दोनों को सेम करना है ना तो हम लोग फोर्स और ए दोनों सेम नहीं ले सकते। हमें पता है कि हमने इसको रखा है बहुत छोटा, इसको रखा है बहुत बड़ा। अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है ना तो हमें ये जो F1 है ना वो F2 से बहुत बड़ा होना ही पड़ेगा, तभी हमारी ये कंडीशन प्रूफ होगी। समझ में आपको? दिस इज यूनिवर्सल लॉ, तो ये तो होना ही है। इस लॉ को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि F1 का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है F2 से, बिकॉज वहाँ पे एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ही छोटा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ विच इज़ हाइड्रोलिक मशीन्स। यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आ सकता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आ सकती है, सब सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, चलो अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ तक कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें। आधा वीडियो देखिए मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक हमने प्रेशर के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब दो टाइप की गैजेट्स आते हैं, दो टाइप की मशीन्स आती है प्रेशर को मेज़र करने के लिए। सबसे पहली है बैरोमीटर। बैरोमीटर काफ़ी बार आपको अगर बहुत ही CBSE में या बात कर लो तो छोटा सा क्वेश्चन में बन जाता है कि जो मशीन होती है जो प्रेशर को मेज़र करती है उनको क्या बोलते हैं, तो इट इज़ बैरोमीटर। ठीक है, तो ये मशीन का अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी हैव अ कंटेनर, और ये जो मशीन है ना वो किसको यूज़ करती है, मेनली हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना इसको मेज़र करने के लिए बनाई सबसे पहले। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के हमने निकाला ना कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये कैसे आया, तो इसको हमने यूज़ किया, एक मर्क्यूरी लेके हमने हमारा मर्क्यूरी भर दिया एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने एक इस डायरेक्शन में एक ट्यूब रख दी, इस डायरेक्शन में मतलब उल्टी डायरेक्शन में हमने एक यू शेप की ट्यूब रख दी जिसके अंदर मर्क्यूरी यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये मर्क्यूरी बढ़ जाता है इसको लेने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट ले लेते A और यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट ले लेते B, और हमें पता है ये सरफेस पे ये पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट B है ना ये किस पे, सरफेस पे, और सरफेस पे हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लगता है वो कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली हमारा जो B पॉइंट पे पॉइंट होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है कि ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया।
ये हमारा मर्क्यूरी हमने फिल कर दिया, यू ट्यूब ले ली, यू शेप की ट्यूब ले ली, नॉट यूट्यूब ले ली, और हमने यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर निकालना है विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट की बात करते हैं। तो आप देखो जो लिक्विड है ना वो सिर्फ यहाँ तक भरा, उल्टा करा यहाँ तक गया, पूरा उसने पूरा कवर नहीं करा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम मर्क्यूरी लिक्विड की बात करें तो दिस इज मर्क्यूरी वेपर, और जब वेपर की बात करें तो उसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इज वेरी स्मॉल, प्रेशर इज वेरी लेस, नॉट स्मॉल, प्रेशर इज वेरी लेस, प्रेशर बहुत लेस है, तो इसका मतलब P इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट ए। तो हमने ले लिया कि ए पॉइंट पे प्रेशर है लेकिन वो बहुत ही कम है, अगर वो बहुत ही कम है तो उसको हम लोग ऑलमोस्ट 0 के इक्वल ले सकते हैं। अब हमें हमारी इक्वेशन निकालनी है जो हमने पास्कल लॉ में भी पढ़ी है, जो हमने उससे पहले भी डिफाइन करी है, वो हमारी इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करनी है। हमें पॉइंट बी पे प्रेशर निकालना है, तो कितना होगा, एंड दिस इज आवर हाइट, ये हमारी हाइट है। हाइट कितनी है, h हाइट है, तो हमने h हाइट पे नीचे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट B इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट दिस A प्लस रो जी एच, एंड रो किसका, मर्क्यूरी का, Hg। ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो PB जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PA कितना हो जाएगा, 0 प्लस रो जी एच। तो इसका मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। हमारी जो डेंसिटी होती है ना मर्क्यूरी की, वो होती है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी ये हो जाएगा 13,600 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8। हाइट, ये जो हाइट है ना वो हमने लिए 766 mm या फिर ले लो 76.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको लिख दो 76.6 सेंटीमीटर। आगे आप मीटर में चेंज करना है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, मीटर में नहीं करते इसी में रखते हैं। तो ये प्रेशर किससे हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, देखो हमारे पास सारे डेटा है, 13,600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 76.6 सेंटीमीटर। आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करो, आपके पास ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आ जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही हमें निकालना था कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसकी वैल्यू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर कैसे आई, मीटर स्क्वायर कैसे आई, तो ऐसे आई। हमने एक मर्क्यूरी वाला रिजर्वायर लिया, फिर उसके अंदर हमने एक ट्यूब डाली जिसके अंदर मर्क्यूरी कुछ हाइट तक फिल हुआ। ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे सिर्फ मर्क्यूरी वेपर है, प्रेशर बहुत ही कम होगा, तो हम लोग उसको 0 ले लेते हैं। और हमें पता है कि फिर किसी हाइट पे अगर हमें निकालना है प्रेशर, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, तो हो जाएगा 0 प्लस रो जी एच। मर्क्यूरी के लिए सारी चीज़ें हमें पता है, उसकी डेंसिटी पता है, कितनी हाइट पे हमने लिया वो भी पता है, ये एक्सपेरिमेंट इस हाइट के लिए किया था। तो ये सारी चीज़ें पता है, पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे जो हमारे शो करता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और उसी से हमारे पास ये फॉर्मूला ये वैल्यू आई है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और उसी टाइप से एक मशीन और होती है, उसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है, वो होती है मैनोमीटर। जिस टाइप से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करती है ना, ये कैलकुलेट करती है गेज प्रेशर यानी प्रेशर डिफरेंस। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस टाइप का कुछ शेप रहता है। यहाँ पे हम लोग किसी गैस को फिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या डाला है, यहाँ पे हमने रखा है मर्क्यूरी Hg, नॉट Mg, Hg। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोई ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस आर पॉइंट A, दिस आर पॉइंट P, और यहाँ तक कुछ फिल हुआ है, तो ये सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। हम लोग उसको ले लेते हैं P0। तो अब हमें जो गैस फिल करी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्या है, हमारी गैस है इस ऊपर वाले एरिया में। तो अगर हमें इसकी निकालनी है प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P गैस इक्वल्स टू सेम लेवल पे सेम होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसके ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा ना, यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, ये जो गैस हमने फिल करी है ना इसकी वजह से लगेगा, इसी की वजह से तो लगेगा ना। आप देखो
ये हमने सारा का सारा अरेंजमेंट करा है। यहाँ से हम लोग कुछ गैस इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो इस गैस की वजह से लगेगा, वो है PA या फिर P गैस लिख दो, इक्वल्स टू इस लेवल पे और इस लेवल पे बराबर रहने वाला है प्रेशर। और यहाँ पे हमने मान लिया कि सरफेस पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो भी प्रेशर हम लोग लिया होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको हमने ले लिया P0। तो जाएगा P0 प्लस दिस हाइट, ये हाइट हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं स्मॉल h, तो जाएगा रो किसका, मर्क्यूरी का, बिकॉज मर्क्यूरी फिल करा है, Hg रो जी H, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा P गैस माइनस P0 इक्वल्स टू रो Hg और G मल्टीप्लाई बाय H, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो बेसिकली हम लोग अगर कोई गैस फिल करें और उस गैस की हमें प्रेशर निकालना है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, हमारे पास पास्कल लॉ से ये वाला एप्लीकेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बेसिकली सेम ही चीज़ है, इतना कुछ है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी हाइट पे फॉर्मूला कैसा लेना है। और अगर हम लोग सरफेस की बात करें तो उस सरफेस पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, ओपन एयर में है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और आगे से अपन ने जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ फिल करी है तो वो कुछ उस गैस की प्रेशर हो जाएगा, तो उसको लेके आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला यही रहने वाला है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास्कल लॉ हम लोग एंड करते हैं। इसमें थ्योरी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन बनेगा तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि दोनों पे प्रेशर सेम रखना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसका एरिया गिवन है, किस पे फोर्स गिवन है, सारे डेटा दे रखे होंगे, एक डेटा अननोन होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्ट्रीमलाइन फ्लो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स। अभी तक हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स, नॉट स्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स। अभी तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे कि हमारा जो भी फ्लूइड है ना वो क्या है, रेस्ट पे। अब हम हमारे लिक्विड को, हमारे फ्लूइड को हम लोग क्या करा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, आप टैप स्टार्ट करते हैं, आप ना इनिशियली टैप को बहुत ही थोड़ा सा ओपन करो तो पानी एकदम स्मूथली निकलता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जैसे कि प्लांट्स वगैरह में पानी देते हो, अपने घर में गार्डन है उसमें पानी देते हो, अगर पानी का फ्लो बहुत कम हो तो एकदम स्मूथ पानी निकलता है। लेकिन जैसे ही पानी का वेलोसिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा उसको रेट से पानी फ्लो होता है उसके अंदर, तो वो एकदम से इतना स्मूथ नहीं रहता है, वो अपनी स्मूथनेस लूज़ कर देता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी किसी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम होती है ना, और हम उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोलते हैं व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी VC, कि अगर इस वेलोसिटी से कम अगर फ्लूइड की वेलोसिटी है ना तो वो एक स्टडी फ्लो करता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में फ्लो करता है, स्मूथ रहता है, एक पर्टिकुलर रूल को क्यू को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही पानी की या फिर कोई भी फ्लूइड की बात करें, उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से बढ़ जाती है ना, तो वो स्टडी फ्लो नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो टाइप के फ्लो होते हैं बेसिकली, कि अगर पानी की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से, नॉट पानी, आई वुड से फ्लूइड, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए, या फिर इन जनरल अपन फ्लूइड बोलेंगे, पानी तो हम लोग लेके चलते हैं कि वाटर। तो अगर किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और उस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन टर्बुलेंस को स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें और भी उसके अंदर लेके चलनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग उसको स्टडी नहीं करते, नहीं वो आपके सिलेबस में। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग मेनली बात करेंगे, या फिर ये होता है क्या, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो मतलब एक प्रॉपर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है रैंडम कभी कुछ कभी कुछ नहीं, एक प्रॉपर पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है, दैट इज स्टडी फ्लो। तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पानी कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो स्टडी फ्लो के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी एक आप पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल होगी ना उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टडी फ्लो इज व्हाट, when at any particular point the velocity of the particle remains same या फिर remains constant with time। मतलब पार्टिकल यहाँ आया, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जितनी है ना, थोड़े टाइम बाद में भी उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे तो उतनी ही रहने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी वेलोसिटी उतनी नहीं,
वेलोसिटी चेंज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। दूसरी चीज़ कि ये एक स्ट्रीम लाइन हो गई, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन होगी, टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, दो स्ट्रीम लाइन्स, ये स्ट्रीम लाइन 1, दिस इज स्ट्रीम लाइन 2, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पैरेलली चलती रहती है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है, चाहे वो पैटर्न ऐसा हो, चाहे वो पैटर्न ऐसा हो, चाहे वो पैटर्न ऐसा हो, पैटर्न कैसा भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करती रहती है, वो फॉलो करती है। और इसके अंदर टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। और सेकंड चीज़ है कि ईच पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, किसके साथ, टाइम के साथ। इसी के साथ मुझे एक चीज़ याद आई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि बैरोमीटर से आपको प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने फॉर्मूला लिया था, रो जी ऐसे कैलकुलेट करा था, रो था किसका, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी फिल करा था विच इज़ 13.6 × 10⁻³ होता है, तो वो एमकेएस क्वांटिटी में, ये जो है ना 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी होती है मरकरी की, तो ये एमकेएस क्वांटिटी में। और जी भी एमकेएस क्वांटिटी में, तो हाइट भी आपको एमकेएस में लेनी पड़ेगी, 766 mm ले लो, तो mm में होगा 76.6 सेंटीमीटर होगा, एंड 7.6 क्या होने वाला है, ये 7.6 होने वाला है, 0.76 क्या हो जाएगा मीटर, तो आप 0.76 सारा का सारा एक टर्म में लेना। देखो डिपेंड करता है आपने ये किस में लिया, ये किस में लिया, ये किस में लिया। एमकेएस ले रहे हो पूरा एमकेएस, सीजीएस ले रहे हो तो पूरा सीजीएस, और ये आपका कुछ आता है 101273 ऐसा कुछ, तो बेसिकली 10⁵ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे मैंने आपको सेंटीमीटर में लिखा दिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक बार फिर से समझाती देती हूँ। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है कि जब भी जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होती है ना, उनकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम रहे, वो फिक्स होती है हर लिक्विड के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक लिक्विड है, उसको हम लोग वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इफ़ द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो एक वो प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस टाइप के फ्लो में जो होता है ना, एक टर्म आएगी आपका Q, विच इज वॉल्यूम रेट। क्या बोलोगे, वॉल्यूम रेट बोल दो या फिर फ्लो रेट बोल दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, विच इज व्हाट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये क्या रहता है, कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज फिक्स्ड। कैसे फिक्स्ड, देखो हमारे पास एक ट्रंकेटेड टाइप का शेप है, विच इज फॉर एग्जाम्पल दिस, फिर आगे और आपका शेप ले लो, ऐसा कुछ हम लोग बात करते हैं इन, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप का पैटर्न रहेगा। दिस इज एनक्लोज्ड, ठीक है, पैक है, तो इसका मतलब बाहर गिर के नहीं जा रहा है, ये पैटर्न रहेगा। इस एरिया का जहाँ पे एंटर करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज A1 और दिस इज A2, हम लोग दो की लेके बात चलते हैं, A1 एंड A2। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी V1 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी V2, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था A पॉइंट से B पॉइंट तक जाकर वेलोसिटी सेम रह सकती है। जो मैंने अभी आपको समझाया था ना वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि A पॉइंट से B पॉइंट पे जाके वेलोसिटी चेंज होगी, दिस इज वेलोसिटी V1, दिस इज वेलोसिटी 2। लेकिन जो भी पार्टिकल इस पॉइंट पे एंट्री करे ना, उन सब की वेलोसिटी क्या होने वाली है, V1 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 V1। समझ में, मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स सेम विथ टाइम, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी सेम ही रहने वाली, दैट इज V1 V1 V1, और यहाँ पे सबकी V2 V2 V2। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट की ले लूँ, वहाँ पे मतलब V डैश है, तो यहाँ पे भी V डैश होगी, यहाँ पे भी V डैश होगी, यहाँ पे भी V डैश होगी, यहाँ पे भी V डैश होगी। अब देखो हम लोग बात करें ना फ्लो रेट की, तो फ्लो रेट में हम लोग बोल रहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर, बेसिकली हम लोग बोलेंगे पार्टिकल फ्लक्स। पार्टिकल फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, हाँ फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड पार्टिकल्स एंटरिंग, तो जितने नंबर ऑफ मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से एंटर कर रहे हैं ना, उतने ही यहाँ से एग्जिट करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी डाला और आधा लीटर अंदर ही रखा, आधा लीटर बह गया, नहीं। अगर आपने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे जाके उधर से इतने ही निकलने वाले, अंदर कुछ कोलैप्स नहीं होने वाला है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल विल
एग्जिट फ्रॉम दिस पॉइंट A2। होगा ये चीज़ क्लियर है? चलो, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स रेट, सॉरी फ्लो रेट का मतलब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं ना, उधर से भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल एंटर करेंगे, और यहाँ से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिट कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो ये सेम रहने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी को लिए हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो इसीलिए लिख दिया V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। सी दिस इज वॉल्यूम, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम। अब देखो, अब हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम है। अब हम लोग इसको चेंज करने के लिए ना इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल करी। फॉर एग्जांपल हम लोग इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए बात करें, दिस छोटी सी डिस्टेंस व्हाट dx, और कितने टाइम में? dt टाइम में। हमने बोला है ना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें कि छोटे से टाइम में, बड़ा छोटा जितना भी, लेकिन इस छोटे से टाइम में कितना वॉल्यूम में चेंज आया है, कितना वॉल्यूम हुआ है। तो हमने छोटे से टाइम डिस्टेंस की बात करें तो हमारा टाइम भी कितना होगा? छोटा सा होगा। हम लोग इसको डेल्टा से लिखते हैं। अब देखो V1 की बात करें तो V1 कितना होगा? एरिया कितना? A1। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस, ये dx कितना होगा? हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग छोटे से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो V1 इक्वल्स टू छोटी डिस्टेंस dx अपॉन डेल्टा t होगा, ये होती है वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा x इक्वल टू V1 इंटू t। हो सकता है ना, टाइम हम लोग सेम ले रहे हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं? V1 इंटू डेल्टा t। हो सकता है उसी टाइप से V2 कितना हो जाएगा? A2, और दिस इज वेलोसिटी V2 डेल्टा t। टाइम पीरियड हम लोग सेम ले रहे हैं, जितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं उतने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं? V1 हो जाएगा वेलोसिटी V1 A1 डेल्टा t अपॉन डेल्टा t, ये भी टाइम पीरियड दोनों में सेम है, इक्वल्स टू V2 A2 डेल्टा t अपॉन डेल्टा t। सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला आने वाला है ना, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। दिस इज व्हाट? दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहाँ पे A है क्रॉस सेक्शनल एरिया और V है वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें क्या पता पड़ता है कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, वेलोसिटी उतनी कम होगी। ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे इतना सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इतना पानी एंटर कर रहा है, और यहाँ पे छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकिन पानी तो उतना ही एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे उस पानी के सेम टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सेम टाइम में इतना सारा पानी एंटर कर रहा है ज़्यादा एरिया से, उस सेम टाइम में इतने छोटे एरिया से उतना का उतना पानी एंटर कर रहा है। वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी में डिफरेंस हो, कि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तभी तो वो उतने छोटे से टाइम पीरियड में सेम नंबर ऑफ पानी, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रैवल कर जाएंगे, बिकॉज उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वो हम लोग इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, यही फॉर्मूला रहने वाला। A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा A2 एरिया छोटा और A1 एरिया बड़ा है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो V2 अपॉन 1 इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं V2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब जो V2 वेलोसिटी ना यहाँ पे वो V1 से काफ़ी ज़्यादा होगी, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है कि हम लोग फ्लो रेट को सेम कर सकते हैं। और इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज़ AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज मोर एक्यूरेट टर्म कि AV इज कांस्टेंट। A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V इज वेलोसिटी। तो ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो गया, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, समझ नहीं पाते। अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है वो। लेकिन एक चीज़ है कि आर्किमिडीज़ का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज़ का जो स्टेटमेंट है, वो अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। मैंने चेक किया था, पहले हुआ करता था, अभी उसके सिलेबस में नहीं है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं वो टॉपिक करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर आप बोलोगे कि करवाना तो मैं डिटेल में एक वीडियो दूंगी उसके ऊपर, बिकॉज उससे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, बियॉन्सी फोर्स वगैरह, वो भी सारा उससे क्लियर हो जाएगा। अगर बोलोगे नहीं है, नहीं करना, तो एक छोटे से 10-15 मिनट के पार्ट में मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो दैट इज़ अप टू यू, आप लोग डिसाइड करना कि आपको वो चीज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, बिकॉज सिलेबस में नहीं है, CBSE के सिलेबस में नहीं है, बट येस IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे करवाना तो है ही, लेकिन मुझे कितना डिटेल में करवाना है वो आप लोग मुझे बताने वाले हो। तो अभी तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल बात करेंगे। और अगर आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए कमेंट करते हो तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।